नमस्कार सभी बंधुओं का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल DNT एजुकेयर पर हार्दिक स्वागत। आज हम आपके सामने टॉप 50 क्वेश्चन साइकोलॉजी से संबंधित लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही क्या है? बुद्धि। यह कथन है जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर 1 है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 3 बिन्ने व साइमन, ऑप्शन नंबर 4 थ्रस्टन। तो यह कथन थ्रस्टन महोदय द्वारा कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 2 कुछ इस प्रकार है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए और उन समूहों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 है जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर 3 है मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर 4 है श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि और प्रतिभाशाली। तो हमें पता है कि जो सबसे निम्न बुद्धि का होता है उसे जड़ बुद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो गलत है, और जो जड़ बुद्धि है उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और 2 देखना है। और सबसे प्रतिभाशाली यानी जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसे कहते हैं प्रतिभाशाली। तो इस प्रकार क्वेश्चन संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। EQ व IQ उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 प्राप्त व प्रदत्त आंकड़े, ऑप्शन नंबर 2 मानक प्रदत्त, ऑप्शन नंबर 3 निकाले गए प्रदत्त, ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तिगत प्रदत्त। तो ये जो हमारे आंकड़े होते हैं ये मानक प्रदत्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 4 कुछ इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने की सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी और अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो बता दें कि जो EQ होता है वो परिवर्तनशील होता है, इस प्रकार बुद्धि को स्थायी नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 5 कुछ इस प्रकार है। प्राय बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो आपको बता दें कि जो बालक होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए तो यहाँ पर अवाचिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 में से देखना है। अब बालक होते हैं उनका व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, सामूहिक रूप से परीक्षण करते हैं, इसलिए बालकों का अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 5 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 6 कुछ इस प्रकार है। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है? ऑप्शन नंबर 1 उन्नति के लिए मापन में सहायक है, ऑप्शन नंबर 2 है बुद्धि लब्धि का स्तर बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है बालकों को वर्गीकृत करने में, ऑप्शन नंबर 4 है अभिगमन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो इसमें नेगेटिव चीज़ देखनी, और नेगेटिव चीज़ यह है कि बुद्धि लब्धि का स्तर बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, इसलिए क्वेश्चन संख्या 6 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 7 कुछ इस प्रकार है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है बौद्धिक विकास से, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक विकास से, ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक विकास से, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो अवधारणाएं होती है वो मानसिक स्तर पर होती है, इस वजह से क्वेश्चन संख्या 7 का बौद्धिक विकास राइट आंसर होने वाला है, और ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 8 कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये जो लड़के यानी लिंग बुद्धि का कोई निर्धारण नहीं करता है, इस वजह से क्वेश्चन संख्या 8 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 9 कुछ इस प्रकार है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से अनुप्रेरित करेंगे, उसके स्वाभाविक अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो बता दें कि हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभिप्रेरित करेंगे, और इस वजह से क्वेश्चन संख्या 9 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 10 कुछ इस प्रकार है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन नंबर 2 अशिक्षित वर्ग के लिए,
ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। तो जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनके लिए शाब्दिक होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। बच्चों के लिए, बच्चे भी शिक्षित होते हैं तो उनके लिए भी ये बात गलत है। जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं वो सामान्यतः अशिक्षित वर्ग के लिए होते हैं। इस वजह से क्वेश्चन संख्या 10 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 11 कुछ इस प्रकार है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों के उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित होगी? कोलब्रग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो जो अधिगम की विभिन्न शैलियां हैं यानी बुद्धि की विभिन्न प्रकार किसने बताए थे? गार्डनर ने। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 11 का ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 12 कुछ इस प्रकार है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद होते हैं। यह कथन किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर है? बुद्धि और जातीय विभिन्नता पर, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि की वृद्धि पर, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता पर। तो यहाँ पर लैंगिक विभिन्नता का कोई भी हमें उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। यहाँ पर बुद्धि की वृद्धि के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत होगा। बुद्धि का वितरण बताया गया है कि जो औसत बुद्धि होती है वो सर्वाधिक होती है और बहुत कम होते हैं जो प्रतिभावान और क्या होते हैं? मंद बुद्धि वाले होते हैं। इसलिए क्वेश्चन संख्या 12 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 13 कुछ इस प्रकार है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर 3 भाषिक और ऑप्शन नंबर 4 स्थानिक। जो प्रकृति से संबंधित बुद्धि होती है उसे प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 14 कुछ इस प्रकार है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन ऑप्शन नंबर 1 है सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। तो देखिए, पुरुष और स्त्री के अंतर्गत बुद्धि में कोई फर्क नहीं होता है। यह केवल और केवल हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होने वाला है? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार है। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रतिभा, ऑप्शन नंबर 2 दार्शनिक, ऑप्शन नंबर 3 सृजनशीलता, ऑप्शन नंबर 4 कुशलता। तो जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें मौलिकता, रचनात्मकता और लचीलापन इत्यादि गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर जो प्लास्टिक की थैली है उसका कलात्मक वस्तु के अंतर्गत उपयोग करना मौलिकता है। इस वजह से यहाँ पर सृजनशीलता राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 16 कुछ इस प्रकार है। एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता को, प्रतिभा को, कलात्मकता को और नटखटता को। तो विभिन्न नए नए उपयोग दर्शाता है उसे सृजनशीलता कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 17 है। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत करती है प्रतिभाशीलता की और सृजनशीलता की और मंद बुद्धि की और औसत बुद्धि की। तो कोई भी नया कार्य, नया उपयोग, नया तरीका, उसमें लचीलापन, नयापन जो भी आता है वो हमेशा सृजनशीलता में आएगा। इसलिए क्वेश्चन संख्या 17 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 18 है। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है प्रतिभाशीलता, श्रेष्ठता, सृजनशीलता, दार्शनिकता और नटखटता। तो जो भी मैंने कहा था नई वस्तु बनेगी वो सृजनशीलता में आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 19 कुछ इस प्रकार है। सृजनात्मकता व बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतनी ही अधिक सृजनात्मकता होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही परीक्षण हो सकता है। सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षणों में सृजनात्मकता के विषय में कोई अंतर नहीं होता है। तो आपको बता दें, कोई जो बुद्धि परीक्षण होता है उससे सृजनात्मकता नहीं मापी जा सकती, उसमें अंतर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है। व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा उतना ही अधिक सृजनात्मकता होगी, यह भी बात गलत है। क्योंकि 140 प्लस जो बुद्धि लब्धि वाला होता है वह आवश्यक नहीं है कि सृजनात्मक भी हो। तो ऑप्शन नंबर 1 भी आपका गलत होने वाला है।
बुद्धि परीक्षण द्वारा सृजनात्मकता का सही परीक्षण नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि और सृजनात्मकता एक अलग चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है, सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। तो ये बात सही है, क्योंकि नॉर्मल बुद्धि होती है 110 से ऊपर की होती है, वो नॉर्मल से अबोव बुद्धि होती है, वही बालक सृजनात्मक होंगे, क्योंकि एक मंद बुद्धि बालक कभी भी सृजनात्मक नहीं होगा। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 20 कुछ इस प्रकार है। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया, उसके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है? पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण, सूझ। ऑप्शन नंबर 2 है विस्तार, समानता, सूझ, निरंतरता। ऑप्शन नंबर 3 मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण, विस्तार। ऑप्शन नंबर 4 है निरंतरता, लोचनशीलता, मौलिकता और विस्तार। तो देखिएगा, यदि किसी वस्तु में समान है, यानी ईंट है, ईंट को चिन्ह के रूप में काम में लेते हैं, तो वही होगी। तो समानता आने के कारण ये तो कोई सृजनात्मकता है नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 20 का ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग होगा। विस्तार होगा और समानता होगी तो भी यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पर विस्तार हो रहा है, सूझ आ रही है, लेकिन सूझ बुद्धि के अंतर्गत आती है, तो ये भी नहीं होने वाला है। इसलिए निरंतरता, लोचनशीलता, मौलिकता और विस्तार, ये हमारे क्या होने वाले हैं? सृजनात्मकता के विभिन्न गुण। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन आज का कुछ इस प्रकार है। बच्चों में सृजनशीलता विकसित नहीं की जा सकती। उनको कोई विषय देकर उनसे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके आज किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने को उनका एक अवसर प्रदान करके, उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके और किसी जांच पड़ताल करने के लिए हतोत्साहित करके। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों में बालक को विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करने और कुछ नयापन लाने के लिए अवसर दिए जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में उसको हतोत्साहित किया जा रहा है, यानी नेगेटिव थिंग है। तो इसलिए यहाँ पर ये बालक को सृजनात्मकता नहीं विकसित होगी और 21वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन राइट होगा। आज का 22वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य व लक्ष्य केंद्रित दोनों और पुरस्कार केंद्रित। तो हमेशा सृजनशीलता में कार्य केंद्रित रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 क्या है? राइट आंसर है। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 23 कुछ इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर दे रखा है सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता है, सही बात है। सृजनशीलता के लिए चिंतन की आवश्यकता नहीं है। सृजनशीलता किसी किए गए काम का नया परिणाम होता है। सृजनशील में समाज किसी समूह के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो सही है हमारा। यहाँ पर जो हमारा बालक है उसका नया परिणाम भी होना चाहिए और जो समूह के लिए उपयोगी वस्तु भी होनी चाहिए, लेकिन बिना चिंतन के हम सृजनशीलता का विकास नहीं कर सकते। इसलिए 23वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 24 कुछ इस प्रकार है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोष, कमियों व रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की और इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक होता है वो वातावरण से दोष, कमियां और रिक्तियां नहीं निकाल सकता। केवल और केवल जो सृजनात्मक बालक होता है वही इसके लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 25 कुछ इस प्रकार है। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता करनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य सर्वे सामग्री और उपयुक्त सभी। तो दृश्य सर्वे सामग्री है वो हमारी शिक्षण विधि में सहायक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। व्याख्यान विधि भी कोई सृजनात्मकता नहीं विकसित करती है। ओनली फॉर जो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है वो हमारा क्या करती है? सृजनात्मकता विकसित करती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो 26वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो ड्राइंग व पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या पार्श्व चिंतन व समस्या समाधान में अच्छा है। तो हम बता दें, सृजनात्मक चिंतन करने वाला बालक अपसारी चिंतन करता है, यानी पार्श्व चिंतन करता है। इस वजह से क्वेश्चन संख्या 26 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो 27वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्येक शिक्षण व प्रत्यक्ष प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न और एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो जितने मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे उसमें विद्यार्थी ज़्यादा सृजनात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 28 कुछ इस प्रकार है।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन नंबर 2 है परीक्षार्थी के अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना। ऑप्शन नंबर 3 है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण देना और प्रत्येक विद्यार्थी को अंतरजातीय प्रतिभाओं को पोषण करते हुए प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए, परीक्षा के लिए अच्छे अंक प्रदान करना कोई सृजनात्मकता की बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा क्या है, गलत आंसर है। अब विद्यालय जीवन के प्रारंभ में जब बालक आता है तो उसके उपलब्धि के लक्ष्य यानी पहली दूसरी कक्षा में आते ही बालक को कह दिया जाए आपको IAS बनना है, तो ये बात भी उचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा गलत होगा। अगला है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी को शिक्षा देना। इससे बालक एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, व्यवहार अच्छा बना सकता है, लेकिन सृजनात्मकता नहीं होगी। लेकिन यदि हम किसी भी बालक में जो भी प्रतिभा है उसका पोषण करते हुए उसे विभिन्न अवसर दें तो ये एक सृजनात्मकता का विकास होगा। तो 28वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण, ऑप्शन नंबर 3 अभिसारी चिंतन और ऑप्शन नंबर 4 अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन सदैव सृजनात्मकता से संबंधित होता है, तो क्वेश्चन संख्या 29 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 30वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, विज्ञान व कला प्रदर्शनियां, संगीत व नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिकाएं निकालने के लिए शिक्षार्थियों का सृजनात्मकता का मार्ग उपलब्ध कराने का है ये उद्देश्य। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है, विद्यालय का नाम रोशन करने की है, अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव थिंकिंग देखनी है, उसी के हिसाब से करना है। तो अभिभावकों को संतुष्ट करना कोई विद्यालय की अच्छी बात नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत होगा। और विद्यालय का नाम रोशन करना, केवल विज्ञान व कला प्रदर्शनी लगाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी के अंतर्गत संगीत और नृत्य प्रस्तुति द्वारा कोई भी विद्यार्थी व्यावसायिक परीक्षण नहीं सीखता, लेकिन विभिन्न प्रदर्शनियां व संगीत के माध्यम से शिक्षार्थी सृजनात्मकता का मार्ग उपलब्ध कराता है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 3 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 31वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 खेल, ऑप्शन नंबर 2 भाषण, ऑप्शन नंबर 3 कहानी लेखन, ऑप्शन नंबर 4 है निर्माण संबंधी क्रियाएं। जब बालक खेल खेलता है तो नए नए विचार उत्पन्न होता है, नए नए खेल के नए नए तरीके खोजता है, यानी इसमें सृजनात्मकता है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब देखिए, कहानी लेखन में वो नई नई कहानी लिखता है, विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण करता है, उस कहानी की शिक्षा हमारे समाज के लिए उपयोगी है, तो ये भी सृजनात्मकता का गुण है, तो हमें नहीं पूछ रखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। निर्माण संबंधी क्रियाएं, जैसे किसी बालक ने ऐसी वस्तु बना दी जो कुछ नई है, नयापन है और नई उपयोगिता है, तो ये भी सृजनात्मकता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन मान लो भाषण है, भाषण में एक बच्चा अपना जो भी मैटर है वो लिख के लाता है और उसे बोल देता है, तो इसमें कोई भी सृजनात्मकता नहीं है, नयापन कुछ भी नहीं है, ये समाज के लिए उपयोगी भी नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन होगा वो राइट होगा, ये सृजनात्मकता में सहायक नहीं है। आप सदैव ध्यान रखेंगे, भाषण में सृजनात्मकता नहीं होती है। क्वेश्चन संख्या 32 है आज का, जो कुछ इस प्रकार है, सही है ये बताना है हमें। चिंता व पाठ के सीखने का संबंध उल्टा यू आकार का होता है। अभिप्रेरणा सीखने की अनिवार्य शर्त है, ये मेल्टन ने कहा है। प्रोत्साहन से आवश्यकता की पूर्ति व अंतर्नोद में क्या होती है, कमी होती है। अभिप्रेरणा व्यवहार निश्चित दिशा व शक्ति प्रदान करता है। तो आपको बता दें कि इसके जितने भी जो ऑप्शन है वो हमारे राइट आंसर होने वाले हैं, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसके चारों के चारों प्रश्न ऑप्शन है वो क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, स्वतः अभिरुचि व आनंद अभिप्रेरणा का भाग है। बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक अभिप्रेरणा का, स्वतः अभिप्रेरणा का और सभी। जो हमें आनंद मिलता है, स्वतः अभिरुचि उत्पन्न होती है, वो सदैव आंतरिक अभिप्रेरणा से होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, उपलब्धि प्रेरक के बारे में सही नहीं है ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन है मैक्लीलैंड एटकिंसन ने इसका अध्ययन किया। दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरक बालक असफलता पर स्वयं को दोषी ठहराते हैं, ये बालक उन क्षेत्रों में काम करते हैं जिसके परिणाम पर नियंत्रण हो और कठोर वातावरण में यह प्रबल होता है। तो देखिएगा,
मैक्लीलैंड और एटकिंसन ने उपलब्धि प्रेरण का अध्ययन किया था, यहाँ पर हमें नहीं पूछ रखा है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। उपलब्धि अभिप्रेरक बालक होते हैं वो असफल होने पर स्वयं को दोषी ठहराते हैं, ये बात भी सही है, हमें गलत बात बतानी है। ये बालक उन क्षेत्रों में काम करते हैं जिसके परिणाम पर नियंत्रण हो, ये बात भी सही है, तो यहाँ पर यह हमें गलत बात चुननी है। अब कठोर वातावरण में ये प्रबल होता है, यानी उपलब्धि अभिप्रेरक कठोर वातावरण में प्रबल हो, यह आवश्यक नहीं है, इसलिए 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो 35वां प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, मेस्लो के मॉडल में सुरक्षा आवश्यकता से ऊपर कौन सी आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 1 है आत्मसिद्धि, ऑप्शन नंबर है समान, ऑप्शन नंबर 3 है प्रेम या स्नेह, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो आपको इसमें एक ट्रिक याद रखनी है, सासू को समाज में सम्मान देने से आत्मसिद्धि की प्राप्ति होती है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला है शारीरिक, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है समाज, स्नेह या प्रेम, और चौथा है हमारा सम्मान, और चौथा जो पांचवा अंतिम है वो है आत्मसिद्धि। तो हमें क्या पूछा है, हमें सुरक्षा के बाद का पूछा है, यानी समाज, प्रेम या स्नेह। ऑप्शन नंबर 3 क्या होने वाला है? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन संख्या 37 कुछ इस प्रकार है, उद्देश्य उन्मुखी व्यवहार में जैविक अभिप्रेरक में प्राणी में क्रमिक परिवर्तन होते हैं, यानी जो प्रेरणा का जो क्रम है वो हमें बताना है, कौन कौन सा पहले आता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रणोद, ऑप्शन नंबर 2 आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 3 प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर 4 पुरस्कार। तो सबसे पहले आती है आवश्यकता, यानी सबसे पहले आने वाला क्रम है आवश्यकता, उसके बाद में आता है प्रणोद यानी ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद में आता है प्रोत्साहन 3 नंबर, और उसके बाद में आता है ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, यही क्रम रहने वाला है। इसमें हमें क्रम पूछा है तो ऑप्शन के अंतर्गत आपको क्रम दे रखा होगा। आज का क्वेश्चन संख्या 38 कुछ इस प्रकार है, सही है, सही बात बतानी है। भोजन व प्यास चक्रीय आवश्यकता है, सम स्थिति में हाइपोथैलेमस का योगदान होता है, स्वतंत्रता प्रशिक्षण उपलब्धि प्रेरक को बढ़ाता है, उपलब्धि प्रेरक का मापन विषय आत्मबोध परीक्षण द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो ये चारों ऑप्शन है वे ये आपके राइट आंसर है, यानी इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपको नीचे कूट दे रखे होंगे, और उन कूट में उपरोक्त सभी जो आंसर होने वाला है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। आज का क्वेश्चन संख्या 39 कुछ इस प्रकार है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वाभाविक अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर 2 कृत्रिम अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 3 है नकारात्मक अभिप्रेरणा, और ऑप्शन नंबर 4 है अर्जित अभिप्रेरक। तो आपको बता दें कि जो स्नेह प्राप्त करने की इच्छा होती है वह बालक में जन्म से होती है, यानी वह स्वाभाविक होती है, ना तो अर्जित होगी ना ही कृत्रिम, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 39 कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 2 है मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 है प्रवृत्ति को रोचक बनाना, ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को अनुभव से जोड़ना। तो जो पुरस्कार है वो कम से कम काम में लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप पुरस्कार ज़्यादा काम में लोगे तो बालक है वो पुरस्कार के बल पर ही अपना कार्य करना प्रारंभ करेगा। आज के सेशन का क्वेश्चन संख्या 41 कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको क्या आता है? आनंद आता है। उसका अगला जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, एक पुस्तक पढ़ना, क्योंकि उसमें से परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 है एक पुस्तक पढ़ना, क्योंकि उससे क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। अगला ऑप्शन है एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पिताजी क्या होंगे? खुश। तो देखिएगा इसमें पिताजी खुश हो रहे हैं तो ये बाह्य कारक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है। इसके अंतर्गत पुरस्कार मिल रहा है यानी बाह्य अभिप्रेरणा मिल रही है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। पुस्तक पढ़ रहे हैं क्योंकि बाह्य रूप से परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में आप पुस्तक पढ़ रहे हो क्योंकि आपको क्या मिल रहा है? आनंद, यानी अंदर से अनुभूति हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्वेश्चन संख्या 42 है वो कुछ इस प्रकार है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। यह कथन या परिभाषा किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 है शेफर, ऑप्शन नंबर 2 है गेट्स व अन्य, ऑप्शन नंबर 3 है ब्लेयर व अन्य, ऑप्शन नंबर 4 है मर्सेल। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 गेट्स व अन्य इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो 43वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है,
अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर 2 है प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद। ऑप्शन नंबर 3 आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर 4 आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रणोद। तो देखिएगा, सबसे पहले आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो रॉन्ग है। उसके बाद में आवश्यकता के बाद में आता है प्रणोद, तो ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने बताया था? ऑप्शन नंबर 1 है मैकडूगल, ऑप्शन नंबर 2 कुर्ट लेविन, ऑप्शन नंबर 3 फ्राइड, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। तो जो मैकडूगल महोदय थे, उन्होंने अभिप्रेरणा की व्याख्या मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की थी। आज का जो क्वेश्चन संख्या 45 है वो कुछ इस प्रकार है। जो हमारी बाह्य अभिप्रेरणा है, क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है वो समावेशित किया जाता है प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदता और परिणाम ज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 है पुरस्कार व दंड, और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंदता, परिणाम, पुरस्कार और दंड, ये सभी चीज़ें हमारी बाह्य अभिप्रेरणा है, यानी 45वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। आज का क्वेश्चन संख्या 46 कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आवश्यकता बचपन की शारीरिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। ऑप्शन नंबर 3 है आवश्यकता व अंतर्नोद समान नहीं समांतर है। ऑप्शन नंबर 4 है जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो आंतरिक जैविक बल है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो मूल प्रवृत्तियां वो आंतरिक जैविक बल है, बात सही है, तो हमें रॉन्ग आंसर बताना है, ठीक है ना। आवश्यकता व अंतर्नोद समांतर होते हैं, सही बात है, यानी ये भी हमारा रॉन्ग होगा। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ये भी बात सही है। हमें जो गलत बात है वो बतानी है। तो आवश्यकता बचपन की शारीरिक आवश्यकता नहीं है, यानी अवस्था नहीं है। तो आवश्यकता तो समस्त अवस्थाओं में रहती है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? रॉन्ग, और ये हमारे 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 47वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 है बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्या करता है? कार्य। ऑप्शन नंबर 3 है बाह्य पुरस्कार आंतरिक व्यवहार परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 4 है बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो ये रॉन्ग बातें हैं। ऑप्शन 1 और 2 देखते हैं। आंतरिक प्रेरणा में व्यक्ति स्वयं अंदर से अभिप्रेरित होता है, लेकिन इसमें बताया गया बाह्य संतोष से, तो ऑप्शन नंबर 1 भी क्या है? रॉन्ग। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा में बाह्य पुरस्कार से व्यक्ति संतुष्ट होता है, और ये बात इसमें सही कही है, इसलिए 47वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है वे हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। ऑप्शन नंबर 3 है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वे चुनौती भरे कार्य करना पसंद करते हैं। तो देखिए, हमें जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर वे चुनौती भरे कार्य करते हैं, सही बात है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, सही बात है। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, सही बात है। लेकिन वे हमेशा सफल होते हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरित बालक भी कभी कभी असफल हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान दे रखा है को अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने की बात को कक्षा में एकदम खामोशी होना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होना, और शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। तो शिक्षक उपचारात्मक कार्य जब निदानात्मक परीक्षण करता है तब करता है, और ये बात है जो एक अभिप्रेरित शिक्षक की बात नहीं है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होना ये भी नहीं है, लेकिन विद्यार्थी द्वारा अधिकतम प्रश्न पूछे जाना ही कक्षा में अभिप्रेरित शिक्षक का क्या है? एक उदाहरण है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का प्रश्न संख्या 50 है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिक, ऑप्शन नंबर 2 अनुभविक, ऑप्शन नंबर 3 है आंतरिक, और ऑप्शन नंबर 4 है बाह्य। तो ऑप्शन 1 और 2 पर आपको ध्यान नहीं देना, आंतरिक और बाह्य में से देखना है। तो यहाँ पर विद्यार्थी स्वयं प्रवेश लेना चाहता है और वो कठिन परिश्रम करता है, यानी वो अंदर से अभिप्रेरित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के अंतर्गत।